लज्जा नारी का हमेशा से एक आभूषण रहा है और राजपूत योद्धाओं ने इसको बहुत अधिक महत्व दिया। यही कारण है युद्ध में जाने से पूर्व वे अपनी उन महिलाओं को जो असुरक्षित महसूस करती थी इस तरह का एक योनि कवच पहना देते थे, जिसके ऊपर की पेटी तो राजपूतों में नारियों ने अपनी लज्जा बचाने के लिए जौहर भी किए थे। इसलिए युद्ध में जाने से पूर्व राजपूत योद्धा अपनी उन महिलाओं को जिनके बारे में उनकी असुरक्षा की भावना होती थी एक योनि कवच पहना देते थे, जिसका ऊपरी भाग तो चमड़े की पेटी नुमा होता था जिससे कमर से बांध देते थे और शेष भाग से वो योनि के भाग को सुरक्षा प्रदान करते थे ताकि वे अपनी लज्जा भी बचा सके और जौहर जैसे घृणित कार्य न करें। 16वीं शताब्दी में बनाया गया ये योनि कवच अत्यंत दुर्लभ है। ये भारत में नहीं है, इस समय ये टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है। पंत साहब, क्या ये कहना सही होगा कि वेपन्स का जो इस्तेमाल है युद्ध में ही होता था, या आप मतलब आम धारणा तो यही है, लेकिन अपने अध्ययन और शोध के बाद आपकी क्या धारणा है? युद्ध में तो उनका प्रयोग महज उसका एक पहलू था। तीर धनुष के बारे में तो तमाम बातें लोगों को मालूम है कि कैसे एकलव्य ने अर्जुन का कुत्ते का मुंह छिल दिया था और द्रोण कुएं में पड़ी हुई गेंद निकाल लाया करते थे। फल तोड़ देना, उनसे शिकार करना या मछली पकड़ना, ये तो बहुत ही आम बात हो गई और इनके जरिए लोग संदेश भी भेजते थे अपनी प्रेमिका को भी, अपने दूसरे बंधु बांधवों को। तलवार को तमाम तरह के नृत्य में और तमाम तरीके के संगीत के साथ प्रयोग किया गया है और आज भी नागालैंड में जो नागा लोग हैं वो जब नृत्य करते हैं तो हाथ में भाला लिए रहते हैं। राजस्थान में ढाल का उपयोग किया जाता था, उसमें रख करके कन्या को दहेज दिया जाता था। दहेज की मात्रा थोड़ी होती थी, वो ढाल में समाया जाता था। और राजस्थान में एक और परंपरा थी कि अगर कोई योद्धा रण क्षेत्र में व्यस्त है तो उसकी तलवार या कोई भी उसका जो प्रिय आयुध है वो भेज दिया जाए और उसके साथ अगर वधू के फेरे करा दिया जाए तो उसको वही मान्यता होती थी जैसे किसी 7 फेरे वर के साथ खेले हो। सर, आप एक ही जगह आप हिले ना, आप क्या करें फिर शुरू करें, ढाल से करें। राजस्थान में एक और भी परंपरा थी कि जब कोई योद्धा रण क्षेत्र में व्यस्त होता था तो उसकी तलवार अगर भेज दी जाए तो विवाह मंडप में उस तलवार से ही फेरे करा दिए जाते थे और उसको वही मान्यता मिलती थी जो वधू और वर की वैदिक रीति से की गई विवाह को मिलती है। और जब कोई योद्धा शहीद हो जाता था युद्ध में अथवा अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता था तो उसका जो सबसे प्रिय अस्त्र होता था वो उसके साथ ही चिता को समर्पित कर दिया जाता था, इस विश्वास के साथ कि यही वो आयुध है जिसने जीवन पर्यंत तो साथ दिया ही दिया लेकिन मृत्यु और मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहे। अच्छा, इतना रिसर्च करने के बाद, इतनी वाइड स्प्रेड स्टडी के बाद आप क्या कहेंगे कि अगर हम हिंदुस्तानी तीर और कमान ले तो बोज एंड एरोज, तो उसमें किस किस तरह के, हम ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करना चाहें तो किस किस तरह के बोज एंड एरोज, किस किस तरह के एरोज हुई हैं हिंदुस्तान में? मैं समझता हूं कि अगर हम ये कहें कि आकाश में जितने तारे हैं उतने तरह के बाण शीर्ष पाए गए हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाणों को क्लासिफाई करना कई रूपों में संभव। एक तो ये कि उनके फंक्शनल के रूप में कि उनका उपयोग क्या है। आप उनसे अगर गर्दन काटना है तो अर्धचंद्राकार रूप होगा, अगर आपसे मछली पकड़ना है तो सुई के आकार का तीखा रूप होगा, अगर आपको किसी चिड़िया को मारना है लेकिन चाहते हैं कि उसको चिड़िया के पर खचे न उड़े तो
छोटे बाणशीर्ष होंगे, लेकिन अगर आपको बड़ा शेर मारना है और हाथी मारना है या गैंडा मारना है, जाहिर है बड़ा बाणशीर्ष होगा और उसमें ज्यादा बड़ा पल लगेगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो तुक्का सही काम चल जाएगा, जिसका शीर्ष गोल होता है। और एक तीर होते थे, बहुत छोटे तीर होते थे, यानी 9 इंच के, जिनको एक खास किस्म की बंदूकनुमा धनुष से चलाया जाता था। आपने सुना होगा, लोग बिहारी के बारे में कहते थे कि सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर और देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यानी वो इतने छोटे होते थे लेकिन वो आर पार निकल जाते थे। फिर दूसरा विभाजन है, अगर आप किस मटेरियल के बने उस पर करें, यानी अगर वो पूरा का पूरा सोने का है या चांदी का है या लोहे का है या लकड़ी का है या निचला भाग लकड़ी का है और शीर्ष लोहे का है, उसके अलावा आइवरी के भी मिले हैं, तो ये भी विभाजन उनका हम करते हैं। फिर साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उस युग में बना है, जो प्रागैतिहासिक युग के बाणशीर्ष हैं वो अलग किस्म के हैं, मौर्यकालीन या मुगल कालीन या जिनका प्रयोग मराठा युग में हुआ है या जिनका प्रयोग सिखों ने किया है, उनमें विविधता तो है। तो भाई ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, इतने किस्म के हैं कि हम व्याख्या ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि हिंदुस्तानी हथियार और पाश्चात्य हथियार, चाहे मतलब यूरोप के हों या अरब देशों के हों या अमेरिका के ही क्यों ना हो, तलवार तो यहाँ भी थी वहाँ भी थी, लेकिन अगर हम कहें कि कुछ फर्क है तो क्या ये सही होगा? और अगर फर्क है तो ब्रॉडली अगर हम कहना चाहें तो क्या फर्क होगा? देखिए, मूल बात यह है कि हम वर्तमान हथियारों की बात नहीं कर रहे, जो तकनीकी पक्ष में शायद पाश्चात्य जगत हमसे आगे है, लेकिन पिछले जो हजारों वर्षों की दास्तान है उसमें भारतीय तलवार या किसी भी औलाद का कोई सानी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खास किस्म की फौलाद पाई जाती थी जिसको कि डेमस्कस तल कहा गया है, लेकिन जो वास्तव में दक्षिण भारत में पाई गई एक विशिष्ट प्रकार का लोहा जिसको वुड्स कहा जाता है, उससे बनाया जाता है। उस लोहे की विशेषता ये होती थी कि उसमें जंग नहीं लगता है, वो हल्का होता है, उसमें एक किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो हथियार बने, चाहे खंजर बने हो, तलवार बनी हो, चाहे वो भाला बने हो, तो वो बहुत ही उत्तम श्रेणी की लोहे से बनाए जाते थे और इन लोहे में एक खास डिजाइन पाई जाती है। दूसरी बात है अलंकरण। चूंकि भारतीय अस्त्र शस्त्र को एक धार्मिक रूप दिया गया, क्योंकि हमारे हर अस्त्र शस्त्र का संबंध किसी देवी देवता से। अगर भाई आप त्रिशूल की बात करते हैं तो शिव याद आ जाते हैं, गदा की बात करते हैं हनुमान याद आ जाते हैं, तीर की बात करते हैं राम याद आ जाते हैं, सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो कृष्ण याद आ जाते हैं। तो हमने हथियारों को सिर्फ मार काट के रूप में नहीं देखा, उनको एक धार्मिक रूप दिया। इसलिए हमारे यहाँ अलंकरण बहुत है, यानी हर अच्छे हथियार में हीरे जवाहरात, मुगा, पन्ना, मुखराज, ये सब होना बहुत जरूरी है। और कई कई जगह पूरे पूरे नवरत्न उसमें जड़ दिए गए हैं। जाहिर है कि अगर हथियारों को इतनी ज्यादा श्रेष्ठता न दी गई होती, इतना बड़ा महान स्वरूप न दिया गया होता, तो उनके अलंकरण और साज सज्जा में इतनी ज्यादा सोने का काम, चांदी का काम और मीनाकारी का काम सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो इससे उनको अलग कर पाना बहुत आसान है। अच्छा, हिंदुस्तान तो ऐसा कहें कि मतलब मेल्टिंग पॉट रहा है, यहाँ पे तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस आए हैं जिंदगी के हर ही एस्पेक्ट में। तो हथियारों में आप क्या समझते हैं, किस किस तरह के इन्फ्लुएंसेस, हम अगर एक स्टडी करें तो अलग अलग किस किस तरह के इन्फ्लुएंसेस हमको मिलते हैं? जब भी कोई योद्धा यहाँ आया तो जाहिर है वो अपने अस्त्र साथ लाया, और अक्सर ऐसा हुआ कि वो यहाँ विजेता बनकर के आया, लेकिन वो यहाँ की संस्कृति में ऐसा घुल मिल गया कि अंततोगत्वा उसका भारतीयकरण हो गया और उसके हथियार भी हमारे हथियारों में समा गए। हम आपको थोड़े उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब पर्शियंस यहाँ आए, जो है मुगल कहलाए आके, तो अपने साथ एक विशिष्ट प्रकार की तलवार लाए थे, उसका नाम था शमशीर, जो कटावदार होती, जबकि यहाँ के राजपूत इस्तेमाल करते थे तलवार। तो हमने बाद में शमशीर का प्रयोग करना शुरू कर दिया और मुगलों ने तलवारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये जो सामंजस्य है ये आद्योपांत पाया गया है। यानी हमारे यहाँ अगर तमाम तरीके के डैगर्स पाए गए तो उसमें खंजर वो है जो पर्शियन है, कर्द वो है जो हमने अरब से सीखा है,
पेशकश वो है जो अफगानिस्तानियों से हमने लिया है नहीं। और उसके अलावा जो बहुत ही जमदर है वो शुद्ध रूप से राजपूतों का अपना दिया हुआ है। जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने भी बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के खंजर चलाए, हमने उनको भी स्वीकार कर लिया। तो पर्शियन, अरब, पार्थियन, बैक्ट्रियन, कुशान, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, ये सब प्रभाव हमारी संस्कृति के विविध अंगों में पाए जाते हैं। तो भाई हथियार कैसे छूते रहेंगे, उनमें ही पाए ही जाते हैं।